Well, in this class I have to discuss semiconductor devices. ठीक है ना? यहाँ पर देखते हैं कि पहले इसको शुरू करने में दो टर्म्स हम यूज करेंगे। एक कहेंगे डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स क्या होता है और फिर हम देखेंगे एनर्जी बैंड क्या होता है। ये दो हम नाम लेंगे। तो इसको समझने के लिए जरा हम हाइड्रोजन एटम पर बात करते हैं। हाइड्रोजन एटम में देखो ये न्यूक्लियस में ये प्रोटॉन, सिंगल प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड इट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है ना? हम लोगों ने डिस्कशन में देखा है कि टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन En is equal to -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। और यहाँ पर n क्या है? 1 2 3 4 वगैरह वगैरह। क्या यदि हम लोग इसे रखें तो देखो तो E1 ये क्या होगा? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और E3 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे से होगा। तो these energy levels are well separated. Yes, sir. नहीं, ऐसे इसको ड्रॉ किया जाए तो these energy levels are well separated. They can be distinguished from each other. और इस तरह के जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड दी डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। ठीक है ना? लेकिन यदि कोई एटम क्रिस्टल के भीतर, इफ एन एटम इज इनसाइड द क्रिस्टल, तो द एनर्जी लेवल्स आर मॉडिफाइड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर एटम्स इन द विसिनिटी। ठीक है ना? आसपास अदर एटम्स के प्रेजेंस की वजह से जो एनर्जी लेवल्स हैं दे आर मॉडिफाइड। मॉडिफाइड जब होते हैं तो एनर्जी लेवल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर और इतने क्लोज होते हैं कि दे कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड। उनको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो ऐसे जो एनर्जी लेवल्स हैं दे कॉन्स्टिट्यूट एनर्जी बैंड। इस चीज को यदि हम लोग यहाँ पर दिखाना चाहें तो देखो जैसे बहुत नजदीक नजदीक है। ठीक है ना? एनर्जी लेवल्स आर वेरी क्लोज। इस तरह से तो जब बहुत क्लोज होंगे तो देखो इसको तो हम डिस्टिंग्विश कर सकते थे, वेल सेपरेटेड दे वे नहीं। लेकिन ये एनर्जी लेवल्स हैं वो बहुत क्लोज है एक दूसरे के और उसमें हम लोग एक दूसरे से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो नहीं करते तो ऐसे एनर्जी लेवल्स क्या करते हैं? दे कॉन्स्टिट्यूट एनर्जी बैंड। तो इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। क्या बात क्लियर है? Yes. एनर्जी बैंड का क्या मतलब हुआ कि यदि कोई एटम क्रिस्टल के भीतर है तो इसके जो एनर्जी लेवल्स हैं दे आर मॉडिफाइड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर एटम्स इन द विसिनिटी। और मॉडिफिकेशन के बाद क्या होता है कि द एनर्जी लेवल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड दे आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल। तो जो ऐसे एनर्जी लेवल्स होते हैं दे कॉन्स्टिट्यूट एनर्जी बैंड। अब हम देखेंगे ये जो एनर्जी बैंड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग कंडक्शन बैंड और दूसरे को कहते हैं वैलेंस बैंड। अब देखते हैं कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या होता है और फिर उससे हमसे क्या इंफॉर्मेशन लेना है। ओके? ठीक, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स और एनर्जी बैंड हम लोगों ने देखा क्या कहलाता है। अब जो एनर्जी बैंड है वो दो तरह का होता है। एक को कहते हैं हम लोग कंडक्शन बैंड और दूसरे को क्या कहते हैं? वैलेंस बैंड। ये देखो जो कंडक्शन बैंड है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियाई। ठीक? तो जब फार अवे होंगे तो दे आर लूजली बाउंड, दे आर नियरली फ्री और दे कैन मूव एंड दे पार्टिसिपेट इन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। राइट? और ये जो वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर क्लोज टू द न्यूक्लियाई, दे आर टाइटली बाउंड, they do not participate in the conduction of electricity। बात होगी। और इनके बीच एक रीजन यहाँ पर जो दिखाई पड़ रहा है इसमें देखो तो दिस इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसमें कोई भी एनर्जी लेवल एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है? ये जो देख रहे हो यहाँ पर ये जो मैंने दिखाया है इनके बीच जो खाली है तो वो रीजन क्या कहलाता है? फॉरबिडन एनर्जी गैप कहलाता है। उसमें कोई भी एनर्जी लेवल एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक? कि इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ ए मटेरियल इज डिटरमिन्ड बाय द रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड द
वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच जो रिलेटिव सेपरेशन है, इसके द्वारा ही ये डिटर्मिनेशन हम लोग करते हैं कि वह जो मटेरियल इलेक्ट्रिकली वो मटेरियल कैसा होगा। मटेरियल कैसा होगा इसका मतलब वो कंडक्टर होगा, इंसुलेटर होगा या सेमीकंडक्टर होगा। इलेक्ट्रिकल नेचर के बेसिस पर हम मटेरियल को 3 कैटेगरी में रखते हैं। एक को कहते हैं कंडक्टर, दूसरे को कहते हैं इंसुलेटर, और उनके बीच में एक नेचर होता है मटेरियल का जिसे हम कहते हैं सेमीकंडक्टर, जिसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। राइट, ठीक है ना। तो फिर हमने क्या सोचा कि द रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड डिटरमिन्स क्या कि वह कैसा होगा, इलेक्ट्रिकल नेचर मटेरियल का क्या होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मटेरियल इज डिटरमिन्ड by the relative separation between the conduction band and the valence band. Is it clear? अब देखते हैं हम लोग कि जो कंडक्टर होता है उसमें क्या होता है, इंसुलेटर में क्या होगा, फिर सेमीकंडक्टर में क्या होगा। इस बात को देखते हैं डायग्राम बनाकर। ओके, अब से हम लोग इसमें देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिकल नेचर के आधार पर, बेसिस पर हम मटेरियल को 3 कैटेगरी में रखते हैं। एक को कहते हैं कंडक्टर, दूसरे को इंसुलेटर और तीसरे को सेमीकंडक्टर। क्यों? देखना है कि कंडक्टर में क्या होता है कि इन ए कंडक्टर ये जो कंडक्शन बैंड है दैट इज पार्शियली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। इन ए कंडक्टर क्या होता है, ये जो कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स और इट ओवरलैप्स ऑन द वैलेंस बैंड। ये सेपरेशन बहुत कम है, ये जो होता है इस पर ओवरलैप करता है। तो जब ओवरलैप करेगा तो electrons are always available in the conduction band for the conduction of electricity। यही बात होगी। जैसे ये सोडियम देखा, ये कंडक्टर है, इसमें क्या होता है, एक एग्जांपल हुआ, हाँ ये कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्ड। कंडक्शन बैंड इज partially filled with electrons, partially filled with electrons। टिपिकल एग्जाम्पल है जिंक। ये इसमें क्या होता है, ये जो कंडक्शन बैंड है ओवरलैप्स ऑन द वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड there is not visible। अच्छा, बैंड ओवरलैप्स, उदाहरण देखिए प्रोफेसर। नहीं, बैंड ओवरलैप्स, इज इट विजिबल? yes sir। ओवरलैप्स ऑन द वैलेंस बैंड, ठीक है ना। तो देखो एक तो हुआ कंडक्टर, तो कंडक्टर में क्या होता है, ये जो कंडक्शन बैंड है दिस इज ऑलवेज that is partially filled with electrons, ठीक है, और it overlaps on the valence band and it always electrons are available in the conduction band for the conduction of electricity। एग्जाम्पल के लिए मैंने दिया कि सोडियम में क्या होता है कि वो partially filled होता है कंडक्शन बैंड, और जिंक है वो क्या होता है that overlaps on the valence। अब हम लोग देखते हैं कि इंसुलेटर में क्या होता है। इंसुलेटर में देखो यहाँ पर हम इस तरह से सोचते हैं, इंसुलेटर सुन लेना है। देखो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अवेलेबल, ये इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं, देयर आर नो इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट इन the conduction band। कंडक्शन बैंड, तब इसमें क्या होगा, इसमें होता क्या है, एक पॉसिबिलिटी ये है कि जो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में हैं दे मे एब्जॉर्ब थर्मल एनर्जी एट रूम टेम्परेचर एंड मूव टू कंडक्शन बैंड, ठीक है ना। ऐसा यदि हो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं ये थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब करें रूम टेम्परेचर पर और इसमें से मूव कर इसमें चले जाएं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि फॉरबिडन एनर्जी गैप दैट इज वाइड बड़ा होता है और इनके पास इतनी एनर्जी नहीं हो पाती कि ये इसमें से मूव कर इसमें चले जाए।
The electrons will not be available in the conduction band for the conduction of electricity. एक सिचुएशन और हो सकता है कि we apply huge electric field. The electrons in the valence band are accelerated. They gain kinetic energy. They will have kinetic. They will gain kinetic energy. Of course, velocity होगी तो kinetic energy. और इनके पास इतनी kinetic energy हो, if they have sufficient kinetic energy to move from the valence band to conduction band, तो जा सकते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो सकते हैं. लेकिन होता क्या है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, वो एक्सीलरेटेड होते हैं और वो वेलोसिटी गेन करते हैं, तो इस प्रोसेस में दे मेक कलिजन्स विद अदर एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. और जब वो एक कलिजन करते हैं तो वो अपनी एनर्जी को लूज करते हैं, राइट? और दे फेल टू एक्युमुलेट सफिशिएंट एनर्जी टू मूव फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू कंडक्शन. वो इतनी एनर्जी एक्युमुलेट नहीं कर पाते जिससे कि वो बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सके. ठीक है ना? तो जब ऐसी बात होती है तब क्या होगा? कभी भी इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे ही नहीं. इलेक्ट्रॉन्स विल नेवर बी अवेलेबल इन द कंडक्शन बैंड फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्लेन दिस इंसुलेटर. इंसुलेटर में मैंने क्या बताया कि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं. Electrons are not available in the conduction band for the conduction of electricity. एक बात हो सकती है कि जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं, they may absorb thermal energy at room temperature and move to the conduction band. लेकिन ये जो forbidden energy गैप है वो बड़ा होता है और उनके पास एनर्जी इतनी नहीं होती कि इसमें से मूव कर इसमें जा सके. थर्ड एक बात हम लोग ये सोच सकते हैं कि ह्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं they are accelerated, they gain kinetic energy. लेकिन इस प्रोसेस में वे क्या करते हैं? दूसरे इलेक्ट्रॉन से एटम से कलिजन करते हैं. कलिजन के प्रोसेस में अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज करते हैं एंड दे फेल टू एक्युमुलेट सफिशिएंट एनर्जी टू मूव फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड. सो इलेक्ट्रॉन्स आर नेवर अवेलेबल इन द कंडक्शन बैंड फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एन इंसुलेटर. राइट? जो थर्ड बात होती है वो क्या है? सेमी कंडक्टर में क्या होता है? सेमी कंडक्टर देखो, सेमी कंडक्टर जस्ट लाइक इंसुलेटर होता है. दिस इज जस्ट लाइक एन इंसुलेटर. लेकिन जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है दैट इज स्मॉल. इंसुलेटर की तरह होता है. इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट इन द कंडक्शन. इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट इन द वैलेंस बैंड. ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. लेकिन होता क्या है कि फॉरबिडन एनर्जी गैप है दैट इज स्मॉल. जब स्मॉल है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है कहाँ? वैलेंस बैंड में दे एब्जॉर्ब थर्मल एनर्जी एट रूम टेम्परेचर. और क्योंकि ये जो है वो छोटा है तो दे हैव सफिशिएंट एनर्जी टू मूव फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू कंडक्शन. कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें से मूव कर कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं. सो सम इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल इन द कंडक्शन बैंड फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो इस तरह का जो मटेरियल होता है वो टू सम एक्सटेंट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो इस तरह के मटेरियल को हम कहते क्या हैं? इसको कहते हैं सेमी कंडक्टर. तो सेमी कंडक्टर का जो नेचर होता है दैट इज इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर. राइट? आई थिंक दिस मैकेनिज्म इज क्लियर. मैंने क्या बताया कि सेमी कंडक्टर में भी कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है ना? इसका जो नेचर होता है वह इंसुलेटर की तरह ही होता है. लेकिन ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है दैट इज स्मॉल. इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस बैंड एब्जॉर्ब थर्मल एनर्जी एट रूम टेम्परेचर एंड सम ऑफ देम मूव टू द कंडक्शन बैंड. सम इलेक्ट्रॉन्स विल बी अवेलेबल इन कंडक्शन बैंड फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो इस तरह का जो मटेरियल है वह टू सम एक्सटेंट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है.
इसको क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर। तो नेचर ऑफ सेमीकंडक्टर कैसा होगा? नेचर ऑफ ए सेमीकंडक्टर इज इन बिटवीन, बीच का कंडक्टर है, इंसुलेटर। कंडक्टर है, इंसुलेटर। क्या ये बात क्लियर है? तो ये कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड के आधार पर हम लोग इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मटेरियल हम इस तरह से डिटरमिन कर सकते हैं। और दिस इज द बेसिक पॉइंट। आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर। यस सर। लेट अस सी, मैंने कहा कि ये इसमें सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अवेलेबल इन द कंडक्शन बैंड, ठीक, फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट द width of the forbidden energy gap is small, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस बैंड में दे एब्जॉर्ब थर्मल एनर्जी एंड मे मूव टू द क्या कंडक्शन बैंड, और जब मूव करते हैं तो कंडक्शन बैंड में सब इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप का वो विड्थ है वो स्मॉल होता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर हमने एक एग्जांपल दिया है कि फॉरबिडन एनर्जी गैप का जो विड्थ है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसमें यदि कोई इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को हम एक्साइट करना चाहते हैं तो ये फोटोन को एब्जॉर्ब किया, एनर्जी फोटोन को, और फिर क्या करेगा, ये मूव कर इसमें जा सकता है। यस सर। तो ये कह रहा है कि इसका लैम्डा मैक्सिमम उस फोटोन का क्या होना चाहिए, which can excite an electron in the valence band to move to the conduction। ठीक है ना? तो इसको कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए इसमें से इस पे जाने के लिए? तो मिनिमम एनर्जी इसकी जो होनी चाहिए, ठीक है ना, वो क्या होनी चाहिए? ये ई मिनिमम, फोटोन की जो मिनिमम एनर्जी है दैट शुड बी इक्वल टू Eg। क्या? ठीक है ना? इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करे और वह चला जाए इसमें वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, तो उस फोटोन की जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है वो क्या होनी चाहिए? Eg के बराबर होनी चाहिए, इक्वल टू द width ऑफ द फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक, और वह दिया हुआ कितना? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो, तो इसको ये फोटोन की एनर्जी Sc बाय लैम्डा। यस सर। तो जब एनर्जी मिनिमम के लिए तो लैम्डा क्या मैक्सिमम होना चाहिए, तो यहाँ पर हम ऐसे क्या मैक्सिमम लिख सकते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू Eg। ठीक है ना? तो लैम्डा मैक्सिमम हमको लिखना हो तो क्या आएगा? दिस शुड बी इक्वल टू Hc बाय Eg। उस फोटोन का जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वह हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये Hc का जो वैल्यू होता है यार 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, क्या? और इसी का वैल्यू क्या दिया है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेशन के बाद ये कितना नैनोमीटर आता है? 1129 नैनोमीटर। 1129 यस नैनोमीटर। ठीक है ना? देखो, तो ये हमें एक इलस्ट्रेट करने के लिए हमने यहाँ पर दे दिया एक एग्जांपल कि ये देखो, ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, ठीक है ना, और ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप को दिया 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो फोटोन इसको एक्साइट करेगा इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड टू मूव टू द कंडक्शन बैंड, तो उसका मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होना चाहिए। तो इसको बताने के लिए मैंने कहा कि उस फोटोन की जो मिनिमम एनर्जी होगी वह क्या होनी चाहिए? फॉरबिडन एनर्जी गैप के बराबर, ये Eg के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना? और फोटोन की एनर्जी Sc बाय लैम्डा। तो जब Eg मिनिमम है तो लैम्डा क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। तो लैम्डा मैक्सिमम विल बी दिस। आई थिंक दिस इज क्लियर। ठीक, अब हम ये देखना चाहते हैं कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक को हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसा होता है। वेल, सेमीकंडक्टर हम लोग देख लिया, उसमें क्या होता है। सेमीकंडक्टर जो होते हैं दो तरह के होते हैं।
यस सर। ठीक है। तो दो तरह में एक को कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरे को क्या कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर भी कहते हैं और एक्सट्रिंसिक को क्या कहते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो पहले हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में देखें। ये सिलिकॉन किसी के टिपिकल एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर। ये जो सिलिकॉन है इसका जो चार्ज नंबर है वो 14 है होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन 284। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे और इसको जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे टेट्रावैलेंट। सिलिकॉन जो है टेट्रावैलेंट होता है। अब इसमें होता क्या है कि सिलिकॉन एटम के चारों तरफ अदर 4 सिलिकॉन एटम्स फ्लॉक अराउंड इट, ठीक है ना। और इसके साथ बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स दे फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स। कोवलेंट बॉन्ड्स बने ये दिखाई पड़ रहा है। इसमें 4 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एटम के चारों तरफ अदर 4 सिलिकॉन एटम्स फ्लॉक करते हैं और ये बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स दे फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। अब इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर मौजूद है, इस बॉन्ड से इस इलेक्ट्रॉन को यदि शेक ऑफ करना तो मिनिमम रिक्वायर्ड जो एनर्जी होती है वह होती है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिनिमम एनर्जी required to shake an electron off from the bond। अब देखो, अब इसमें क्या होता है कि थर्मल एनर्जी एट रूम टेम्परेचर ये एब्जॉर्ब करता है, दिस इलेक्ट्रॉन कम्स आउट फ्रॉम द बॉन्ड। तो इलेक्ट्रॉन जब यहां से बाहर आ जाता है तो ये वैकेंसी इज क्रिएटेड इन दिस बॉन्ड। तो जो वैकेंसी क्रिएटेड होती है वह वैकेंसी एक पॉजिटिवली चार्ज पार्ट की जैसा क्या करता है बिहेव करता है। when an electron comes out from the bond, a vacancy is created. Is it visible? Yes, sir. Vacancy is created in the bond. ठीक है ना? मैंने देखो ये कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। तो बॉन्ड यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यह इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पर थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और इसको बाहर आने के लिए मिनिमम जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो कितनी होती है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर यह इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से क्या होता है बाहर। जब इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो ये देखो ये इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर किया, तो यहाँ पर क्या होगा ये वैकेंसी इज क्रिएटेड। और ये जो वैकेंसी क्रिएटेड होती है, ठीक है ना, when an electron comes out from the bond a vacancy is created in the bond and this vacancy behaves as a positive charge particle। This behaves as a positive charge carrier, और इसको कहते क्या है दिस इज कॉल्ड होल। दिस इज कॉल्ड होल, ये होल, ठीक। अब देखो, अब ये जो होल क्रिएटेड हुआ दिस इज फिल्ड अप बाय द ट्रेडिशन अदर इलेक्ट्रॉन। यहां से बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन आता है और फिर ये क्या करता है इसको फिल अप करता है। तब ये क्या होगा कि उसमें क्रिस्टल स्पेस में ये जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं दे मूव रैंडमली, ठीक है ना। ये जो यहां से बाहर आ गया है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है। उसको क्या कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड से बाहर आ गया उसको क्या कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। और जो वैकेंसी क्रिएटेड हुई वो क्या है
होल। तो यहाँ पर ये फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए हमने लिख दिया है। आई जो वैकेंसी हुई ये इसको हम क्या कहेंगे? होल। आप देखो तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स ये रैंडमली मूव करते हैं। ये रैंडमली क्या करते हैं? मूव करते हैं। और इनको हम लोग इंटेंसिव चार्ज कैरियर्स कहते हैं। ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए जो कि बॉन्ड से बाहर आए। जो वैकेंसी क्रिएटर जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर जैसा बिहेव करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? होल। और होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स मूव रैंडमली, ठीक। लेकिन इनके मूवमेंट का जो डायरेक्शन होता है एक दूसरे के अपोजिट होता है, ठीक है ना? तो होल के मूवमेंट का जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के डायरेक्शन के ठीक अपोजिट होता है। द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट electrons is just opposite to the direction of the moment of force, opposite to the direction of the moment of force। अब देखो ये थोड़ा सा इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर रेगिस्तान वगैरह में बालू है, सैंड, और उस पर कोई चले तो यदि हम चल रहे हैं तो तुम उसको मार्क करो कि मेरे जो पैर है ऐसे इसको आगे बढ़ाएंगे हम लोग तो इसको पैर को समझ लो ये इलेक्ट्रॉन्स है और जो फुटप्रिंट्स जो बन रहे हैं वो क्या है? होल्स है। यहाँ पर ऐसे पैर को उठाओगे ऐसे तो क्या फुटप्रिंट पीछे आगे होगा ना? तो यदि पैर ऐसे आगे जा रहे हैं तो जो फुटप्रिंट्स है दे अपीयर टू मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। कैसा होगा? तो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स ये तो रैंडमली मूव कर रहे हैं लेकिन उनके मूवमेंट का जो डायरेक्शन है एक दूसरे के क्या होता है? अपोजिट होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दे आर ऑलवेज इन द वैलेंस बैंड और होल्स आर ऑलवेज इन द कंडक्शन बैंड। एक बात ध्यान में रखना है, इस चीज को हम कभी भी जब देखेंगे तो बैंड के कॉन्सेप्ट पर इसको जरा मिटाकर हम यहाँ पर एक बात को मेंशन कर देना चाहते हैं। ये इसको इस तरह से हम डिपिक्ट करते हैं। ये देखो नहीं, ये कंडक्शन बैंड है। आई हैव होल्ड के लिए जो बनाई है वो इलेक्ट्रॉन यहां से मूव कर इसमें गया और ये जो यहां पर इलेक्ट्रॉन ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो हमेशा ध्यान रखना है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज इन द कंडक्शन बैंड एंड होल्स आर ऑलवेज इन द वैलेंस बैंड। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैंने लिखा फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज इन द कंडक्शन बैंड। conduction band and holes are In valence band. and holes are always in the valence band। ये जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं? ये नेगेटिव चार्ज कैरियर्स और वो क्या है? पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स। तो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इसमें इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स कहे जाते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर में क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर
collectively known as intrinsic charge carriers. Intrinsic charge carriers. ठीक है, देखो ये हम इसका यूज करेंगे। ये प्योर सेमीकंडक्टर जो हमने बताया, और इसमें जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो बाउंड से बाहर आ रहे हैं और यहाँ पर जो होल क्रिएटेड हो रहा है जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर जैसा बिहेव करता है, तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को कलेक्टिवली हम लोग क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स। ठीक है ना। प्योर सेमीकंडक्टर में नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, और नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स और नंबर डेंसिटी ऑफ क्या? इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स, ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ये इसको हम क्या कहते हैं? एनी को नंबर चार्ज, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या है? नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, ठीक। और ये क्या है? नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज। हाँ, इंट्रिंसिक चार्ज है, इंट्रिंसिक चार्ज है। किसी प्योर सेमीकंडक्टर में, ठीक है ना, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स और नंबर डेंसिटी ऑफ क्या? इंट्रिंसिक चार्ज। क्या एक बात होगी? तो ये बात फिर से समराइज कर दे रहे हैं कि देखो ये सिलिकॉन प्योर सेमीकंडक्टर, एक सिलिकॉन एटम के चार अदर सिलिकॉन एटम्स फ्लॉप करते हैं, दे बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स दे फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, और बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन को बाहर करना हो उससे, तो उसके लिए मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यह थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। इफ दिस इलेक्ट्रॉन कम्स आउट फ्रॉम द बॉन्ड, वहां वैकेंसी इज क्रिएटेड। ये जो बॉन्ड से बाहर आ गया वो क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन का है, वैकेंसी क्रिएटेड है, वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर जैसे बिहेव करता है, उसको हम लोग होल कहते हैं, ठीक है ना। आइए होल्स और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं रैंडमली मूव करते हैं, लेकिन उनके मूवमेंट का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होता है, ठीक। और फुट और फुटप्रिंट का हमने एग्जांपल दिया, तो इस तरह से इसको हम लोग समझ सकते हैं। और ये प्योर सेमीकंडक्टर में होल्स और इलेक्ट्रॉन्स, ये सब जो इनको इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स कहते हैं, तो यहाँ पर नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स और इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स की नंबर डेंसिटी क्या होती है? इक्वल होती है। क्या इतनी बात को हम लोगों ने इसको देखा, और फिर मैंने बताया कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज इन द कंडक्शन बैंड एंड होल्स आर ऑलवेज इन द बैलेंस बैंड, ठीक। अब यदि हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज कराएं, तो टेम्परेचर को यदि हम लोग बढ़ाएंगे तो क्या होता है सेमीकंडक्टर में कि ये बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर होता है टेम्परेचर के बढ़ने से इंक्रीज करता है, ठीक है ना। तो द फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग फ्रॉम द बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, और जो वो टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है उसके लिए हम जरा एक्सप्रेशन लिखते हैं। लेट अस सी, मैंने कहा कि ये बैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, थर्मल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें से इसमें जाने वाले यानी बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर होता है दैट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर को यदि हम इंक्रीज कराएं तो ये क्या होगा? द इलेक्ट्रॉन्स मूविंग फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड इंक्रीज। फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड टेम्परेचर पर इस तरह से डिपेंड करता है, F is proportional to e to the power minus dE by kBT। Eg क्या है? फॉरबिडन एनर्जी क्या है? हाँ, इसको कहते हैं वेट ऑफ द फॉरबिडन एनर्जी है, फॉरबिडन एनर्जी है, ठीक है। ये जो देख रहे हो ये नहीं, इसमें कोई भी एनर्जी लेवल एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना। ये हो गया हम लोगों का कौन सा?
बैलेंस Valence बैंड, band. ये क्या है? Conduction band. मैंने कहा कि free electrons are always present in the field conduction band and holes are in the Valence band. यहाँ पर Kb क्या है? Boltzmann constant. हाँ, इसको कहते हैं बोल्स बैंड। बोल्स डबल एम डबल एन होता है, बोल्स बैंड Constant. और बताओ तो T क्या है? Absolute. एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट Temperature. ठीक है। टेम्परेचर को इंक्रीज करा जाए तो फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड इंक्रीजेस, ठीक है ना। ये हमारे पास इसका है, इसको हम लोगों को जानना चाहिए। अब जैसे मान लो कि टेम्परेचर को हम T नॉट से इंक्रीज कराकर 2 T नॉट करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो फ्रैक्शन ऑफ ये जो इलेक्ट्रॉन्स है मूविंग फ्रॉम द कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड वो ट्रिपल हो रहा है, ठीक है ना। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वह क्या होना चाहिए। लेट अस से दिस कैलकुलेशन। नाउ लेट अस से, हम लोग अभी देख रहे थे कि इसमें टेम्परेचर को इंक्रीज कराएंगे तो नंबर फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड इंक्रीजेस, और जो इंक्रीज फ्रैक्शन जो था F is proportional to e to the power minus Eg by क्या था? kBT। इसमें मैंने बताया कि Eg this is the width of the forbidden energy gap, kB क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और T क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब हम इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना चाहते हैं। तो जब टेम्परेचर को हम क्या कर रहे हैं? T नॉट से इंक्रीज कर 2 T नॉट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड है वह ट्रिपल्ड हो रहा है, ठीक है ना। तब हम जानना चाहते हैं कि जो फॉरबिडन एनर्जी गैप ये Eg है वह क्या होना चाहिए। तो देखो तो पहले जो F1 है और बाद में F2, तो F2 by F1 यह क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स हो गया है। और ये जो e to the power minus Eg by 2 kBT नॉट क्या और डिवाइडेड बाय 8 माइनस Eg by kBT नॉट। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये आएगा क्या, इसको ऊपर ले जाएंगे। तो ये बताओ तो दोनों तरफ लॉग ले लिया जाए। लॉग लेने के बाद क्या होना चाहिए? लॉग लेने के बाद ln3 होगा ना? Yes sir. ln3 and this will be equal to Eg by क्या है? 2 kBT. 2 kBT नहीं T naught. E है T naught. हाँ T नॉट है, राइट। ये बताओ तो Eg तब क्या हो जाएगा? 2 ln3 क्या kB. और kB T naught. कैसा हो जाएगा? Yes sir. यदि इसे न्यूमेरिकल वैल्यू से kB मालूम ही है, मालूम है T नॉट दिया हो एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो क्या हम जान सकते हैं नहीं कि ये जो Eg का वैल्यू है वो क्या होगा? These are the basic introduction. These are the basic points about a pure semiconductor. अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इम्प्योर सेमीकंडक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है और वो कैसे होता है और कितने तरह का होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो पीएन जंक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक। आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। Thank you sir.